दोस्तों नमस्कार। सुनो भाई घुड़सवार, मगध किधर है? मगध से आया हूं और मगध मुझे जाना है। किधर मुड़ूं? उत्तर के दक्षिण या पूरब के पश्चिम में? लो वह दिखाई पड़ा मगध, लो वो अदृश्य। कल ही तो मैंने मगध छोड़ा था, कल ही तो कहा था मगध वासियों ने मगध मत छोड़ो। मैंने दिया था वचन, सूर्योदय के पहले लौट आऊंगा। ना मगध है ना मगध, तुम भी तो मगध को ढूंढ रहे हो। बंधुओं, यह वह मगध नहीं जिसे तुमने पढ़ा है किताबों में, यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो। जी दोस्तों, आज जिक्र बिहार का करने वाले हैं। बिहार में चुनाव का ऐलान हो चला है और शायद बिहार को हर बिहारवासी गंवा चुका है। सत्ता ने अपनी सियासत तले बिहार को ले लिया है और हम लोग बिहार को खोज रहे हैं। एक ऐसे बिहार को जिसके जरिए इस देश के भीतर में बुद्धिजीवियों की मौजूदगी रहती थी, नए नए आविष्कार में उसकी मौजूदगी होती थी, उच्च शिक्षा में मौजूदगी होती थी। अपने तौर पर कृषि प्रधान बिहार की मौजूदगी शायद देश को एक पाठ भी पढ़ाती थी। आंदोलनों से और सत्ता को पलटने की ताकत भी बिहार में ही होती थी। वो बिहार अब हम गंवा चुके हैं। तारीखों का ऐलान हो चला है। तारीख बहुत साफ है, 3 चरणों में चुनाव होंगे। 28 नवंबर को पहली बार वोट पड़ेगा, फिर 3 नवंबर को पड़ेगा, फिर 7 नवंबर को पड़ेगा और 10 को आपके सामने नई सरकार होगी। लेकिन वो कौन सी सरकार होगी, किसकी सरकार होगी? वह बिहार के लिए कुछ करेगी या बीते 15 बरस के सफर के बाद बिहार जिस जगह पर आकर खड़ा हो गया है और जो मगध को छोड़कर निकला, जब वो दोबारा मगध लौटा है तो उसकी आंखों में आंसू हैं, पांव में छाले हैं। और हम उस बिहार को खोज रहे हैं जिसके जरिए इस बात का अंदेशा लगाया जा सके कि आने वाले वक्त में बिहार का वो अतीत, मगध का वो अतीत, वैशाली, फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उसको भी खोजना चाहते हैं। अलग अलग प्रांतों में मौजूदगी, चाहे वो नालंदा यूनिवर्सिटी के जरिए हो या विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के जरिए हो, बहुत कुछ खोजना चाहते हैं, लेकिन हम सब कुछ गंवा चुके हैं। यह कोई सफर नहीं है। आज बिहार की उस उथली हुई जमीन पर कदम रखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस दौर में जो बिहार लौटा है उसके सामने सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। 40 लाख प्रवासी मजदूर जब बिहार के 16 जिलों में लौटे, 16 नहीं कहिए, अगर सबको मिला दीजिएगा तो 32 जिलों में लौटे, उनके पास रोजगार आज भी नहीं है। यह वही बिहार है जहां बेरोजगार युवाओं की फौज इतनी ज्यादा है कि रजिस्टर्ड बेरोजगारों की तादाद 55 लाख है जो ग्रेजुएट हैं, काम नहीं है किसी के पास। यह वही बिहार है जहां पर व्यापारी कंगाल हो चला है और उनकी तादाद 15 लाख से ज्यादा की है। यह वही बिहार है जहां पर 7 लाख से ज्यादा किसान जिनके पास अपनी जमीन है और तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा मजदूर जो हर जगह किसी भी रूप में मजदूरी करने को तैयार हैं, लेकिन उनके लिए मनरेगा का जॉब कार्ड भी उपलब्ध नहीं है। जी, उस बिहार में चुनाव होने वाला है। वर्चुअल रैलियों का दौर होगा। हो सकता है नोट भी बटे, हो सकता है नोट के जरिए कई घरों में 2 जून की रोटी आ जाए, हो सकता है दिवाली से ठीक पहले जब चुनाव परिणाम आएंगे तो कुछ के लिए यह बड़ी शानदार दिवाली होगी, क्योंकि यह बिहार है। एक ऐसा राज्य है जो देश को पाठ पढ़ाते आया है, एक ऐसा राज्य है जो पूरी दुनिया को मजदूर भी देते आया है। यह एक ऐसा राज्य है जहां पर सबसे ज्यादा लोग अपने घरों को छोड़कर न सिर्फ राज्य छोड़ते हैं बल्कि देश भी छोड़कर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चले जाते हैं और उनकी तादाद लगातार बढ़ती ही चली गई है। यह वह बिहार है जहां पे राजस्व सबसे कम मिलता है। यह वो बिहार है जहां पे जीएसटी संग्रह सबसे कम होता है। यह वह बिहार है जहां पर लोग टैक्स न दे पाने की स्थिति में है। यह वो बिहार है जिसकी लड़ाई जब शुरुआत अब हो चुकी है, तो 5 साल पहले जब लड़ाई शुरू हुई थी उस वक्त लाखों करोड़ रुपए का जिक्र पैकेज के तौर पर था और फिर दोबारा उसी चीज को दोहराने की स्थिति में बिहार को लाकर खड़ा कर दिया गया है। बिहार के सच को हमें लगता है बिहार से बाहर रहने वाले बिहारियों को जरूर जानना चाहिए, और जो बिहार के भीतर हैं
हर दिन पल पल अपने घर के भीतर के अंधेरे को भी देखते हैं और आने वाली पीढ़ियों के सामने कितना व्यापक अंधेरा है, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे स्वास्थ्य को लेकर हो, चाहे पीने के स्वच्छ पानी को लेकर हो, चाहे बिजली को लेकर हो, चाहे रोजगार को लेकर हो, किसी भी तरीके से कोई उजियारा किसी को दिखाई देता नहीं है। तो उस बिहार को आप कैसे देखेंगे? तारीखों के अक्स तले देखेंगे? चुनावी राजनीतिक दलों की जीत तले देखेंगे? इस आंकड़े को समझना चाहेंगे कि 10 नवंबर के बाद किसे जीत मिलेगी? बिहार के भीतर घूमिएगा तो लगेगा नीतीश कुमार हार रहे हैं। मैनेजमेंट को समझिएगा तो समझ जाइएगा बीजेपी जीत रही है और बीजेपी के साथ ही नीतीश कुमार खड़े हैं। यह कौन सा गणित है जो गणित कहता है हार रहे हैं, मैनेजमेंट कहता है जीत रहे हैं? यह कौन सी परिस्थिति है? अब रैलियों का शोर नहीं होगा, लालू यादव के मुहावरे नहीं होंगे, नीतीश कुमार की अपनी शैली भी नहीं होगी, और ना ही चाहे वो मांझी हो, चाहे वो कुशवाहा हो, चाहे चिराग हो, चाहे तेजस्वी हो, उनका कोई रौबदार भाषण भी नहीं होगा। यह तो एक अजीबोगरीब चुनाव है जिसमें मौत की आहट बार बार महामारी के जरिए हर घर के सामने दस्तक दे रही है, लेकिन चुनाव देने जाना है। चुनावी रणनीति इससे पहले कहती थी कि आखिरी घंटे में ही तय होता था कि दरअसल वोटर क्या सोचता है और किस पार्टी को जिताना है, किस दल को हराना है, किस कैंडिडेट को जिताना है। लेकिन आखिरी घंटा उन कोरोना वायरस से प्रभावित पॉजिटिव लोगों के लिए होगा जो बीमारी से ग्रसित है और उन्हें नहीं पता है वो जीवित रहेंगे वोट डालने के बाद कि नहीं रहेंगे, क्योंकि वो पॉजिटिव होंगे। गजब का इलेक्शन कमीशन है, गजब का देश है। पार्लियामेंट थक के हार गई, 10 दिन के बाद चल नहीं पाई, मंत्री मर गए इस दौर में, मंत्री पॉजिटिव हो गए इस दौर में। सब कुछ इस देश के भीतर हो रहा है। इस देश में पार्लियामेंट तब शुरुआत में चल रही थी जब दुनिया कोरोना वायरस को देख रही थी और हम अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत कर रहे थे। कमाल का देश है। लेकिन चुनाव का ऐलान हो चला है, बिगुल बज चुका है, और इस बिगुल के भीतर में हमें लगता है जिन्हें आंकड़ों में रुचि है चुनावी राजनीतिक दलों की, तो फिर 2015 का चुनाव इस समीकरण के आश्रय नहीं लड़ा गया था जो मौजूदा वक्त में सरकार है। उस समय लालू और नीतीश एक साथ खड़े थे। झटका दिया नीतीश कुमार ने, लालू अलग ही नहीं हुए बल्कि लालू जेल तक पहुंच गए और जेल में ही है, और अब वो बीजेपी के साथ खड़े हैं। 243 सीट, इन 243 सीटों का समीकरण बहुत साफ था कि 122-123 विधायक चाहिए। जरा सा किसी ने पलटा मारा और उस दूसरे की सरकार बन गई, दूसरे के साथ आकर खड़े हो गए। लेकिन बीते 15 बरस के भीतर बिहार का सच क्या है? एजुकेशन सिस्टम और जर्जर हो गया, जीडीपी और नीचे चली गई, विकास दर और नीचे चला गया, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन और नीचे चला गया, एग्रीकल्चर का विकास दर और खस्ता हाल में हो गया, मंडियों की हालत की चर्चा हो रही है। लेकिन बिहार के युवा हो या किसान हो या मजदूर हो, एक दौर में देश की सत्ता को बदलने की ताकत रखते थे। लेकिन आज की तारीख में स्थिति उनके भीतर की इतनी जर्जर है कि वह अपने ही 2 जून के लिए आंदोलन करने के लिए सड़क पर नहीं उतर पाते हैं। इस हालत में लाकर बिहार को पॉलिटिशियंस ने खड़ा किया है। उस समय जनता दल यूनाइटेड को 17% वोट मिले थे, जिनके नेता नीतीश कुमार इस समय मुख्यमंत्री हैं, उनको 71 सीटें मिली थी। आरजेडी को ज्यादा मात्रा में वोट मिले थे, 18%, और सीटें भी ज्यादा मिली थी, 80%। उनके नायक जेल में है, उनके नायक मुख्यमंत्री बने हुए। बीजेपी विरोध में खड़ी थी, जिनको 24% वोट मिला था। इन दोनों की तुलना में ज्यादा था, लेकिन सीटें कम थी, 53। इसमें कोई रुचि जागृत हो पा रही है? कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी, 7% वोट मिला था। इसमें कोई रुचि जागृत होती है? या फिर इस बात में रुचि जागृत होती है कि दरअसल यह जो 243 विधायकों की फौज थी, उन 243 विधायकों का सच क्या था? हमें लगता है उसको जान लीजिए पहले, तब उसमें आप चीजों में थोड़ी रोचकता पैदा होगी, क्योंकि फिर से वही परिस्थिति आने वाली है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स और इलेक्शन वॉच की रिपोर्ट बतलाती है कि इन 243 विधायकों में से जब 240 विधायकों का आकलन किया गया तो पता चला इसमें 11 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने के ऊपर मर्डर का चार्ज है, जो मौजूदा वक्त में भी हैं, चुनाव भी लड़ेंगे। 30 विधायक ऐसे हैं जिन पे अटेम्प्ट टू मर्डर यानी धारा 307 दर्ज है। एक विधायक के ऊपर तो रेप है, आईपीसी की 376 धारा है,
और टोटल में आइएगा तो हर दूसरा तीसरा विधायक अपराधी है, क्योंकि अपराधों की संख्या जो इन्होंने अपने हलफनामे में लिखी है 136 विधायक अपराधी कैटेगरी में आते हैं। उसमें भी जो गंभीर, जिसमें हमने हत्या का जिक्र किया, जिसमें हमने हत्या के प्रयास का जिक्र किया, जिसमें हमने रेप का जिक्र किया, जिसमें डकैती का जिक्र होगा, जिसमें फिरौती का जिक्र होगा, ऐसों की तादाद 94 विधायक, यानी हर तीसरा विधायक, हर दूसरे के बाद खड़ा विधायक क्रिमिनल है। आप क्या चाहते हैं? स्थिति इतनी भर नहीं है। इन विधायकों की कोई सरोकार जनता से कैसे हो सकते हैं? ये जो अपराधियों की फहरिस्त है 136 सभी करोड़पति हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त में आंकड़े बतलाते हैं कि करोड़पति लगभग सभी हो गए हैं। लेकिन 2015 में जब आप चले जाइएगा तो उस समय करोड़पतियों की तादाद 160 एमएलए की थी, और अब यह संख्या पार करके 222 हो चली है। सभी करोड़पति हैं, लेकिन बिहार की यह स्थिति नहीं है। बिहार की औसत आय यह है कि 121 रुपए रोज में हर बिहारी जीता है। अगर औसत आय निकालिएगा 3,500 रुपए से वहां महीने की आय पार नहीं होती है। 40-45 हजार के बीच में सालाना आय है पूरे बिहार की जीडीपी के हिसाब से औसत आय जो है। लेकिन विधायकों की आय करोड़पति में है। विधायकों के ऊपर अपराध भरे पड़े हैं। अब आप क्या करेंगे? बिहार में वैसा ही चुनाव होने जा रहा है जिसमें जाहिर है जो सत्ता के जरिए आपको सुविधाएं मिलती हैं, जो सत्ता आपको विशेषाधिकार दे देता है, उसकी एक अजीबोगरीब लड़ाई है। और उसमें चुनाव हारने वाले को भी टैक्स पेयर का पैसा पेंशन के तौर पर भी दिया जाता है। यह कमाल की स्थिति है। लेकिन उस राज्य में अब चुनाव होने वाला है, और वो एक ऐसा राज्य है जहां का एजुकेशन सिस्टम कितना जर्जर है, जहां का हेल्थ सिस्टम कितना जर्जर है, इसको भी सुनिएगा तो पांव के छालों में से खून रिसना बंद नहीं होगा, उसमें पस आ जाएगा। WHO कहता है कि 1000 लोगों पर एक डॉक्टर रहना चाहिए। इस देश की रिपोर्ट कहती है कि भारत जैसे देश में 11,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, और बिहार की स्थिति यह है कि लगभग 29,000 लोगों पर एक डॉक्टर है, जो सबसे बुरी स्थिति में है। बिहार की स्थिति यह है कि बिहार गरीबी की दृष्टि से, जर्जरता की स्थिति से, इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति से, इंडस्ट्रियल बेल्ट के हिसाब से, खेती में जो उपज होती है उसको बेचने की दृष्टि से, किसानों की कमाई के लिहाज से सबसे नीचे है। लेकिन रोचकता यह रहेगी कि इस देश की प्रधानमंत्री की रुचि भी उसी बिहार चुनाव में होगी। बिहार अब जेपी वाला बिहार नहीं रहा है। भूल जाइए वो आंदोलन, संघर्ष, युवा जब निकलते थे तो सत्ता थर थर कांपती थी। नेहरू के जमाने में भी कांपी थी। नेहरू भी बिहार में गांधी मैदान में देखा था जब उन्होंने रोष पटना यूनिवर्सिटी के छात्रों का, तो उनकी भी नजर झुक गई थी। इंदिरा गांधी ने भी देखा था, हर किसी ने देखा है। वीपी सिंह ने भी महसूस किया था पहली बार बिहार के गांधी मैदान में, जब इस बात का जिक्र कर रहे थे मेरी जेब में बफोर्स के कमीशन खाने वालों के नाम है, क्या उनके नाम पढ़ दूं, और पूरा शोर मचता था। लेकिन उसके बाद वीपी सिंह भी बिहार में दोबारा रैली करने गांधी मैदान नहीं गए। सत्ता के लिए बिहार को हर वक्त मोहरा बनाया जाता है, और स्थानीय तौर पर समझेंगे तो बिहार के वोटरों को प्यादा ही नहीं बल्कि प्यादे से भी निचले स्तर पर रेंगते हुए और उन पर कुचाले मारते हुए सत्ता पाई जाती है। यह एक सच है पॉलिटिशियंस का। लेकिन चुनाव का ऐलान हो चला है। बेखौफ हो जाइए महामारी से, बेखौफ हो जाइए कोविड से, बेखौफ हो जाइए अस्पतालों में इलाज नहीं मिलेगा, बेखौफ हो जाइए कोई रोजगार नहीं मिलेगा, बेखौफ हो जाइए कोई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, कोई वहां पे इन्वेस्ट करने नहीं आएगा। बेखौफ हो जाइए। ये बिहार है, ये वही मगध है जिसे हम और आप खोज रहे हैं, लेकिन वह तो गुम हो चला है। श्रीकांत वर्मा ने यह कविता 1984 में लिखी थी, और इसको जराने की जरूरत हमें 36 साल बाद क्यों पड़ी? स्थिति तो और विकट हो गई है, क्योंकि उसके भीतर का सच यह है कि प्रवासी मजदूर, बेरोजगार युवा, कंगाल व्यापारी, किसान, भुखमरी, सारी चीज देखिएगा तो प्रति व्यक्ति आय सबसे कम जो है वह बिहार में है। बीपीएल सबसे ज्यादा बिहार में है, सबसे कम उद्योग बिहार में है, राजस्व सबसे कम बिहार में ही होता है। और इसके जब आंकड़ों पर आप गौर करना शुरू करेंगे तो पर कैपिटा इनकम जीडीपी के हिसाब से 43,822 रुपए बिहार का है। इस देश के भीतर में एवरेज निकला जाता है 1 लाख पार कर जाता है, लेकिन बिहार सबसे नीचे आता है। बिहार को छोड़ने वालों की तादाद, जब यह कविता लिखी गई थी, मगध को खोज रहे हैं
और मगध जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो, जो श्रीकांत वर्मा 1984 में कह रहे थे, 1984 के बाद से 2020 में 36 साल के भीतर में कितने बिहारियों ने बिहार को छोड़ा होगा मजदूरी के लिए, किसानी के लिए, पढ़ने के लिए, उसकी या विश्व में कहीं जाकर हायर एजुकेशन के लिए आप कल्पना कर सकते हैं। हम आपको एक दो आंकड़े बतलाते हैं, आप रोंग जाएंगे कि अच्छा ऐसी स्थिति आ गई है। 2011 जो लास्ट सेंसस था वो कहता है बिहारियों ने जो छोड़ा था वो 79,49,853। इसमें जोड़िएगा 2011 का सेंसस जो था उसको जब जोड़िएगा तो बिहारियों को छोड़ने वालों की तादाद बढ़कर 1,12,00,000 हो जाती है। उससे पहले जब आप जाइएगा 91 के सेंसस में तो बिहार को छोड़ने वालों की तादाद 1,32,00,000 हो जाती है। उससे पहले जब आप चले जाइएगा 81 में, 81 के बाद से तकरीबन 1.5 करोड़ ऑफिशियल फिगर है जो बिहारियों ने बिहार को छोड़ा है। इसमें थोड़ा क्लियर हो जाइएगा, झारखंड का जिक्र इसमें जो है 2001 के सेंसस में नहीं था। 2001 के सेंसस तक है, 2011 के सेंसस में नहीं है। लेकिन यह आंकड़ा जब 2020 से हम आपसे जिक्र करते हैं, 2021 का सेंसस आया नहीं है। बिहार को छोड़ने वालों की तादाद लगभग 93 लाख है। 93 लाख में से इस दौर में जब परिस्थिति बिगड़ी तो 40 लाख प्रवासी मजदूर बिहार के 32 जिलों में पहुंचे। उसमें से 23 लाख ने सोचा कि शायद मनरेगा में काम मिल जाएगा। लेकिन मनरेगा में काम कैसे मिलेगा? मनरेगा की स्थिति तो इतनी नाजुक हो चली है कि उसके भीतर का सच और बिहार का सच क्या यह भी जान लीजिए। क्योंकि बिहार में सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कुल मजदूरों की तादाद 2,73,00,000 मजदूर हैं बिहार के भीतर में, जो कि जॉब कार्ड के लिए जिन्होंने मनरेगा में अप्लाई किया उनकी संख्या 1,95,00,000 है। लेकिन जॉब कार्ड जिनको दिया गया उनकी संख्या 1,76,00,000 है। मामला इससे भी नहीं है। सवाल है कि वर्कर्स जिनको काम दिया जा रहा है और जो वर्कर्स सक्रिय हैं उनकी तादाद कितनी है? उनकी तादाद सिर्फ 65 लाख है। मजदूर हैं 2,73,00,000 और एक्टिव मजदूरी जो दी जा रही है मनरेगा में सिर्फ 65 लाख लोगों को, 65,52,331। बिहार मनरेगा के स्तर पर भी काम दे पाने की स्थिति में नहीं है। देश के भीतर में झारखंड से भी बुरी हालत पर कैपिटा इनकम में है और गरीबी को लेकर है, क्योंकि माइग्रेशन सबसे ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति में बिहार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस दौर में, जब वो 46-47% हो गया, यानी हर दूसरा शख्स बेरोजगार है। जो ग्रेजुएट है इसको जरा समझने की कोशिश भी कीजिएगा। ग्रेजुएशन कोई पढ़ाई का मापदंड होकर नौकरी पाने की स्थिति नहीं है, क्योंकि बिहार की परिस्थिति को परखने के लिए एक बार फिर जरा एमएलएस की स्थिति देख लीजिए, क्योंकि इन एमएलएस के भीतर में 10 एमएलए ऐसे हैं जो स्कूल ही नहीं गए, स्कूल का चेहरा ही नहीं देखे। 11 एमएलए ऐसे हैं जिन्होंने 5वीं और 8वीं तक पढ़ाई की है। 30 एमएलए ऐसे हैं जो 10वीं तक किसी तरह पहुंच पाए और 53 एमएलए ऐसे हैं जो 12वीं तक पढ़ पाए। इसका मतलब है कि कॉलेज जो नहीं गए उनकी संख्या 94 एमएलए है। तो फिर किस यूनिवर्सिटी, किस कॉलेज, किस मगध का जिक्र हम लोग यहां पर कर रहे हैं? और नालंदा यूनिवर्सिटी के गौरव गान को यहां पर गौरव गाथा किस रूप में गाई जा रही है? जिन्हें कानून बनाना है, जिनके पास राज्य चलाने का हक है, अधिकार दिया गया है, उन्हीं की स्थिति कैसी है यह हम आपसे जिक्र भर कर रहे हैं। सचेत हो जाइए। यह चुनाव उससे भी बुरी हालत में ले जाने वाला है, क्योंकि यहां पर रैलियां नहीं होंगी, चुनाव प्रचार नहीं होगा, 5 ही लोग जाकर प्रचार कर सकते हैं। उसमें भी जो व्यवस्था की गई है वह भी एक ऐसी स्थिति में लाकर बिहार को खड़ा किया गया है कि बिहार को सिर्फ चुनाव के जरिए जी लिया जाए, इसी दिशा में सोचा जा रहा है। क्योंकि उसका जो खर्चा निकाला गया, इलेक्शन कमीशन से किसी ने पूछा नहीं, लेकिन खर्चा बताया नहीं गया, लेकिन जो ओरिजिनल खर्चा इस समय जो मार्केट में है, 46 लाख मास्क चाहिए होंगे, 6 लाख पीपीई किट चाहिए होगा, 6 लाख फेस
शील जो होती है, क्योंकि 6 लाख के लगभग में अलग अलग जगहों पर बूथ्स बनेंगे, वहां पर एक शील्ड लगाई जाएगी। इन सब की कीमत अगर जोड़ दी जाए तो बिहार के भीतर में 2 शानदार हॉस्पिटल, आप तुरंत खड़ा करिए मत, लेकिन इस बिहार के भीतर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको अगर ये पैसा ही दे दीजिए तो इलाज ठीक तरीके से होने लगेगा। नहीं चिंता है इस बात की, चुनाव कराना है, सत्ता में आना है, सत्ता में जीतना है, सबसे आगे निकल कर जाना है और फिर सत्ता को संभालना है, वह भी बिहार में ऐसी स्थिति में जहां पर के बच्चों को मिड डे मील दे पाने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है। हाईकोर्ट तक को कहना पड़ा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने सू मोटो लेकर नोटिस दे दिया, वहां की जो वेलफेयर मिनिस्ट्री है उसको दिया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को दिया कि 1,15,00,000 बच्चे हैं जो कि पहली से लेकर 8वीं तक पढ़ाई करने जाते हैं तो मिड डे मील के भरोसे जाते हैं। इस दौर में 6 महीने से वह भी ठप पड़ा हुआ है। इसीलिए शायद बिहार के भीतर का एक अनूठा सच है कि पॉलिटिक्स वहां की रगों में दौड़ती है और राजनीति का मतलब यह नहीं होता है कि राजनीति आप उस बौद्धिकता के साथ कर रहे हो। राजनीति का मतलब होता है आप अपराध क्षेत्र में कितने सक्रिय हो गए। बौद्धिकता राजनीति इस दिशा में ले जाती है कि आप किसी क्रिमिनल के पीछे किस सामूहिकता के साथ खड़े हैं, और जो पूरी क्रिमिनल वाली इकोनॉमी जो है वह इकोनॉमी किसी भी व्यक्ति को किसी भी क्षण विधानसभा के भीतर पहुंचा सकती है। जितने निर्दलीय विधायक है सब पे गंभीर मामले के आरोप है, उनके हलफनामे में दर्ज है, लेकिन जितने भी निर्दलीय विधायक हैं सभी करोड़पति हैं, यह भी दर्ज है। अब आप क्या करेंगे? कि बिहार है, हम लोग मगध को खोज रहे हैं और इस मगध को खोजते वक्त जो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो 2013 का है यह बिहार में धराशायी है। इतना ही नहीं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 47 में जिस बात का जिक्र किया गया है कि कम से कम आप लोगों की जिंदगी जीने को तो बेहतर बनाएंगे, एक जिम्मेदारी। दूसरा, जो भोजन मिलता है उसको आप इतना न्यूट्रिशन तो देंगे जिससे वह कम से कम बीमार ना हो, यह भी जिम्मेदारी नहीं। और पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव करने की दिशा में बढ़ेंगे, यह आर्टिकल 47 जिक्र है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इन सारी बातों से मुक्ति है। हमें कोई फिक्र नहीं है, फिक्र करने की क्या जरूरत है। एक टेलीविजन कहीं लगा रहेगा, उस पर वर्चुअल रैली दिल्ली में होगी या कहीं शानदार 5 सितारा होटल में या बहुत सुरक्षित स्थल में बैठकर आप वहां से भाषण दे रहे होंगे। गांव में अधनंगे बच्चे उसे सुनेंगे, ताली बजाएंगे, उनके लिए वो सिनेमा होगा और आप किसी हीरो की तरह होंगे, उसको आप देखकर चकाचौंध हो जाएंगे। और बिहार के भीतर का सच यही होगा कि जो 16 जिले इस बाढ़ में डूबे रहे 40 लाख लोगों के सामने जिंदगी जीने की जद्दोजहद करने की स्थितियां आ गई, वहां भी चुनाव उसी अंदाज में होगा। जो महामारी प्रभावित राज्य के भीतर के जो अलग अलग जिले हैं जहां के अस्पताल सबसे जर्जर स्थिति में है, दरभंगा मेडिकल हॉस्पिटल जो है या नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल जो है, जहां पर एम्बुलेंस तो दूर, जिस पे मरीज को ले जाया जाता है स्ट्रेचर वह भी नहीं है। हॉस्पिटल के भीतर कुत्ते रेंगते हैं, भोजन की व्यवस्था नहीं है, पानी नहीं है, जो सीवेज का पानी है वो अस्पताल के भीतर आ जाता है, लेकिन चुनाव होंगे। यही मगध है और दिल्ली इसकी मुनादी करते हुए ठहाके लगाता है, मुस्कुराता है, और मगध को हम खो चुके हैं। तो शायद इस प्रक्रिया के भीतर में हमें लगता है कि फिर इन बातों का जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है कि इस चुनाव में कितना खर्च होगा और आने वाले वक्त में ये पैसा कौन देगा। 28 लाख रुपए हर कैंडिडेट खर्च कर सकता है। और पिछले चुनाव की तुलना में जब आप आएंगे और इस चुनाव की परिस्थिति को जब देखेंगे, जो कि घरों में बंद होगा, लेकिन यहां पर भी खूब पैसा बांटा जाएगा। पैसे बांटने की शुरुआत हो चली है। सरकारी तौर पर योजनाओं का पुराना पैसा आवंटन में दिखाकर बांटा भी जा रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास की बात हो, जो कि सिर्फ बिहार में 17% पूरा हुआ है, सबसे पीछे है। जबकि 2022 तक हर किसी को घर देना था, लेकिन पैसा नहीं बांटा गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि का पैसा बिहार में लगभग 45% लोगों को कहा गया कि मिल गया है, लेकिन उसकी भी जब जांच की जाएगी, ये तो हम सरकारी आपको साइट्स की बात बता रहे हैं कि 43% को मिल गया, लेकिन वह भी नहीं मिला है। तो ये कौन सा मगध है और कौन सा चुनाव है। लेकिन 10 नवंबर को हर कोई जश्न मनाएगा। और फिर आखिर में 36 साल पुरानी कविता में सुनिए बंधुओं, यह वह मगध नहीं तुमने जिसे पढ़ा है किताबों में, यह वह मगध है जिसे तुम मेरी तरह गंवा चुके हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।